नमस्कार दोस्तों। जहाँ ज्ञान विज्ञान है, वहाँ समृद्धि है, संपदा है। निश्चित तौर पर भारत बहुत ही संपन्न देश रहा था आक्रांताओं के आने के पहले और बार-बार भारत इतनी सारी चोटें खाने के बाद जो खड़ा हो जाता है, उसके पीछे उसकी परंपरा और उसके संस्कार ही हैं। तुलसीदास जी का दौर कौन-सा था? अकबर का दौर, यानी मुगल कालीन गुलाम भारत का समय। एक ऐसा समय जब विदेशियों की गुलामी में भारत था। तब कौन थे? तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुनिए। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भिक्षा निदान, भीख निदान। मतलब क्या है? उत्तम कृषि या उत्तम खेती, सबसे बढ़िया काम है खेती। अभी खेती को समझना पड़ेगा। खेती को सिर्फ हल जोतने तक सीमित मत कर दीजिएगा। बताते हैं। मध्यम बान, बनियागिरी, व्यवसाय, मार्केटिंग, ये जो कृषि से उत्पाद आता है इसको बाजार में बेचना, इसका नियोजन करना, नफा नुकसान, ये वाला काम। निकृष्ट चाकरी, यानी सबसे निकृष्ट काम होता है नौकरी करना किसी की। नौकरी करने का मतलब ये जो आप किसी की सेवा करते हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, फिर आपको मंथली पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, इसको नौकरी कहते हैं। इसको निकृष्ट बताया है। अभी थोड़ा-सा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भई क्या करें, काम धंधा छोड़कर खेती चले जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य के साथ सुनिएगा इस वीडियो को, समझने की कोशिश करिएगा। यहीं पर हम गड़बड़ करते हैं कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। और भीख निदान, भीख निदान, निदान शब्द भीख के साथ मतलब जब कुछ नहीं कर पा रहे हो, इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भीख माँग लो, यही निदान है तुम्हारे जीवन का। भीख माँग के काम चलाओ। तो भीख माँगने का मतलब एक तो सड़क पर कटोरा लेकर भीख माँगो, या फिर दूसरों से जो मदद माँगते रहते हैं, फ़ाइनेंशियल एड, कर्ज़े लेते रहते हैं, बार-बार फ़ोन करके थोड़ा पैसा मिल जाएगा क्या, ये कर रहा हूँ, 50 तरह के बहाने मार के ठगी करना, ये सब भीख के अलग-अलग तरीके हैं। तो ठगी करना भी जो होता है वो भीख का ही एक हिस्सा होता है। अब तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ स्पष्टता हमें आत्मनिर्भरता के बारे में बताती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वो कृषि को सबसे उत्तम बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा ऐसे मिली कि भारत की एक पुरानी लोकोक्ति है। मैंने अपने कुछ आलेखों में उस चीज़ का ज़िक्र भी किया है। लेकिन मैं सीधे-सीधे शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये स्लैंग जो होती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। कुछ लौंडे-लपाड़े टाइप के पत्रकार पैदा हो गए हैं। पत्रकार कैसे हैं? बड़े खतरनाक पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं। इनको सब ये धंधा समझ में आ गया है कि कैसे अपनी रैंकिंग को सुधारना है, कैसे अपने व्यूज़ को बढ़ाना है, कैसे अपने सब्सक्राइबर को लेकर आना है, कैसे अपने फ़ेसबुक के फॉलोअर्स को बढ़ाना है, ये सब चीज़ें सीख ली इन्होंने। तो ये क्या करते हैं, तमाम फालतू के कोट्स बनाते हैं, पुरानी चीज़ों को उठाते हैं, किसी की तस्वीर के साथ लगा के चिपका देते हैं। मेरे ऐसे एक मित्र आए मेरे पास, बोले देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। बात क्या लिखी थी? जेफ बेज़ोस के नाम से लिखी हुई थी। जेफ बेज़ोस, तो आप जानते हैं बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यवसायी हैं, अमेज़न जिन्होंने बनाया। तो लिखा उन्होंने कि भिखारी ऐसा होता है जिसको तुरंत पैसा चाहिए। मज़दूर ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, मज़दूर ऐसा होता है जिसको दिन के अंत में पैसा चाहिए। और जो चाकर होता है, नौकरी करता है, उसको महीने के अंत में अपनी सैलरी चाहिए। जो बनिया होता है, जो व्यवसायी होता है, वो दिमाग लगाता है और कोशिश करता है कि उसका साल भर का कुछ मैकेनिज़्म बन जाए। जो फ़ाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो वो अपना नफ़ा-नुकसान देखेगा, इतना पैसा लगाया, इतना पैसा कमाया, वो सीधे-सीधे कमाता है वो। लेकिन इन सब में सबसे बेहतर वो होता है जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, इसको हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है जो रचनात्मक होता है, जो विचार की क्रांति लाता है, जो एक ऐसा अवसर लोगों के सामने रखता है जो सिर्फ उसके लिए धनोपार्जन नहीं करता, उसको संपन्न नहीं बनाता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आधारशिला रखता है। ये भारत का तौर तरीका था। भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बन गया था कि यहाँ खजानों से सोना निकलता था। यहाँ सोना मस्तिष्क से निकलता था, ज्ञान विज्ञान से निकलता था, और इसीलिए हमारे यहाँ पर इतने फर्टाइल माइंड्स होते थे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आधारशिला रख के जाते थे कि किस तरह से हमें अपने
व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें अपनी उन चीज़ों को बेहतर करना है जिनसे कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकें। इसमें कृषि प्रधानता निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को कृषि सिखाई है। राजा पृथु के बारे में आपको कभी बताएँगे, हालाँकि इतिहासकारों को तो वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, वो तो आदि अनादि काल की बात हो जाती है, लाखों साल पुरानी बात हो जाती है। लेकिन उस समय, क्योंकि हमारे वैदिक वाङ्मय में ये सारे नाम मिलते हैं। मैं पाराशर ऋषि जी के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने कृषि के ऊपर पूरा अपना एक साहित्य लिखा है कि किस तरह से कृषि होनी चाहिए, हल के कितने हिस्से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, पशु पालन कितना महत्वपूर्ण होता है, इन विषयों पर हमारे ऋषियों ने लिखा है। क्यों लिखा है? एक कामधेनु की संकल्पना होती, पशुपालन, कृषि कितना महत्वपूर्ण होता था हमारे यहाँ पर। इसके साथ-साथ में ही इसका नियोजन, ऐसा नहीं कि इसकी मार्केटिंग और इसके व्यावसायिक पहलू हम नहीं देखते थे। हमारे यहाँ इसकी व्यवसाय नगरीय प्रशासन व्यवस्था भी बहुत बढ़िया बनाई गई थी, और साथ ही साथ में इसी के साथ में हमारे यहाँ पर एक परंपरा और होती थी, वर्ण व्यवस्था। एक व्यवस्था बनाई गई थी, ये व्यवस्था थी। ये जातिगत भेदभाव नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था थी। आपकी चॉइस है, आज भी लोग करते हैं। आपके सरनेम कुछ भी हो, काम तो आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं, और चॉइस कैसे बनती है? आपकी अपनी योग्यता से। हर आदमी पढ़ने लिखने का काम नहीं कर सकता है, हर आदमी जाकर आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता, शारीरिक रूप से उतना दक्ष नहीं होता, हर आदमी के पास वो बुद्धि नहीं होती कि वो बनिए की तरह काम कर पाए, और हर आदमी सेवा भी नहीं कर सकता, और सेवा करने वालों की भी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे 4 अलग अलग तरह के कामों को लेकर एक वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया, और उसमें योग्यता जो है वो मूल आधार हुआ करती थी। ये व्यवस्था भी इसी देश में थी। देखिए, इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर, इनको कुरीतियों के जरिए धीरे धीरे कुत्सित करते हुए इतिहास को बुरे तरीके से पेश करना, ये कितना बुरा प्रयास है, और इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इससे आप अपनी गौरवशाली परंपरा को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। हमारे आज के युवा हमसे बहस करते दिखाई देते हैं कई बार, और वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। कई इंटरनेट वैज्ञानिक हैं, वो जो है वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नहीं, नहीं मानने से नहीं होता है। एक होता है आपकी अपनी बुद्धि, और वो बुद्धि क्यों कमजोर होती जा रही है? क्योंकि आप अपनी परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, आप उस दिशा में नहीं जाते हैं, उस ज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं जो बुद्धि को विकसित करने के लिए था। तो ये जिसको आप जेफ बेजोस के नाम से बेच रहे हैं ना मार्केट में, आजकल के हमारे इंटरनेट के उद्योगपति, वो मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय वाङ्मय में हमेशा से था। और उत्तम खेती, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा, उन्होंने एक बुंदेलखंड के बारे में भी कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं बता, क्योंकि मैं खुद बुंदेलखंड से आता हूँ। तो खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच, बस कहें एक एकन सो, कहा जाई का करी। ये तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है, गीता प्रेस से जो कवितावली प्रकाशित हुई है, इसके पृष्ठ नंबर 116 पर आपको ये पंक्तियां मिलेंगी। और ये वो बुंदेलखंड के बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए, मुगलों का गुलाम भारत जब था, तब क्या बुरी स्थिति हो गई थी। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि भौगोलिक स्थितियां हमेशा से प्रभावित करती। बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की रही। जैसे अब उदाहरण देता हूं मैं आपको, बुरहानपुर की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी, बहुत ही गर्म शहर है, और मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा सूखे की परेशानी, गर्मियों में पानी की किल्लत से जूझता है। वहां कुंडी धारा है आज भी। रहीम के समय पर इसको बनवाया गया था, लेकिन ऐसा भी मानना है कि उससे पहले से ये स्ट्रक्चर बने रहे थे। इसका जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार जो है उस समय पर किया गया था। यानी भारत में जल संरक्षण की एक व्यवस्था थी सूखे इलाकों के लिए, जहां पर पानी नहीं होता है वहां पर पानी की व्यवस्था करने के लिए पठारी इलाकों पर कुछ ऐसे वृक्षों को रोपा जाता था जिनकी जड़ें पानी को सोखती थी। धीरे धीरे उनसे रिसाव होते हुए नीचे एक कुंड बनाया जाता था, जिसमें कुंड में पानी जाता था, और पूरे नगर में एक नाली नुमा या एक सुरंग नुमा शेप बनाकर उस जल की सप्लाई की जाती थी। ये भारत की नगरीय व्यवस्था थी। मैं उत्तर प्रदेश गया था पिछले इलेक्शन को कवर करने के लिए, तो कौशाम्बी में गया। वहां पर मैंने देखा कि खेती नहीं होती। भाई पूछा किसानों से खेती क्यों नहीं होती, तो उन्होंने बोला जहां पर हल डालते थे वहीं से पुरातत्व महत्व की कोई चीज निकल आती थी, सरकार ने यहाँ पर बैन लगा रखा, हम खेती नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी मैं इंतजार में हूँ कि कब इस चीज को, इस गौरवशाली इतिहास को हम दुनिया के सामने रखेंगे कि कितनी प्राचीन चीजें वहाँ कौशाम्बी में आज भी आपको नगरीय व्यवस्था के इतने सुसंस्कृत ढांचे मिलते हैं। वो जो आपको मिलेगा उसमें सड़कें बनी हुई हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ। वहाँ कुआं बना हुआ है, वहाँ एक चौराहा होता है जिस पर एक बीच में पोल जैसा बना हुआ, और ये एक छोटा सा हिस्सा, यानी एक कॉलोनी बता रहा हूँ आपको।
शहर तो पूरा का पूरा दबा हुआ है। शहर इतना छोटा-सा नहीं हो सकता। शहर काफ़ी व्यापक और विस्तृत और बहुत बड़ा रहा होगा साम्राज्य। उसमें एक जो छोटी-सी कॉलोनी भी है, वो बड़ी व्यवस्थित बनी हुई है। उसमें स्ट्रक्चर से ये पता लगता है कि यहाँ कमरे होंगे, यहाँ मकान बने होंगे, यहाँ चौराहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था है। सबके सबूत आज भी स्पष्टता वहाँ पर मिलते हैं। ये संपन्नता थी, ये आत्मनिर्भरता थी, जिसको तुलसीदास जी भी वैदिक वाङ्मय में पढ़ते आए थे। निश्चित तौर पर उन्होंने देशज भाषा में, लोकल भाषा में इनका भाषांतरण किया और चीज़ों को हमारे यहाँ लोकोक्तियाँ और कहावतों के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को जानें ज़रूर। जानने से ये होगा कि हम आज भी हमारे जो युवा हैं, वो भटक ज़रूर गए हैं, लेकिन जब वो जानेंगे कि हमारे इतिहास में क्या है, हमारे वैदिक वाङ्मय में क्या है, तो निश्चित तौर पर उनकी प्रज्ञा शक्ति वही है, उनके संस्कार वही हैं और ये भारत भूमि भी वही है। यहाँ पर दोबारा उसी तरह की समृद्धि और जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व गुरु होने की संकल्पना देखी, वो यूं ही नहीं देखी। यहाँ ऐसी असीम संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। इस तरह के वीडियोस आपके सामने रखता रहूं। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।